नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुए राजनीतिक बदलाव की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जाने और नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के रूप में आने की और क्षेत्रीय छतरपों को केंद्र की राजनीति में स्थापित करने की बीजेपी के फार्मूले की। एक दिन पहले द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक साथ दिखे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उस मंच से मनोहर लाल खट्टर की जितनी तारीफ की उतनी तारीफ अमूमन वो किसी की करते नहीं। उनकी तारीफ पर उस वक्त तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक दिन बाद जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, तब सबका ध्यान मोदी जी द्वारा की गई तारीफ की तरफ गया। नायाब सिंह सैनी ने 5 मंत्रियों के साथ आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण किया नए मुख्यमंत्री के रूप में। और खबर यह भी है कि चौटाला परिवार से ही रंजीत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और यह भी साफ हो गया कि विधानसभा में जेजेपी के बिना ही बीजेपी सरकार का गठन करेगी। खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा में सब कुछ वैसे आप देखें तो ठीक ठाक चल रहा था। सरकार ने हाल ही में किसान आंदोलन को जिस तरीके से टैकल किया था, हरियाणा की सीमा में उन्हें घुसने नहीं दिया था, केंद्र नेतृत्व इससे खुश नजर आ रही थी। लेकिन साथ में यह भी सत्य है कि उनके दूसरे टर्म को लेकर पार्टी और सरकार के कुछ मंत्री नाराज थे और कई मौकों पर यह नाराजगी सामने भी आती रही। जो चर्चा लोकसभा में जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सुबह में शुरू हुई थी, वह मुख्यमंत्री के बदलने की खबर पर जाकर शाम में खत्म हुई। फिलहाल बीजेपी के पास लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटें हैं हरियाणा में, और वो भी इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहेगी। मनोहर लाल खट्टर के करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बात तय मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद वो करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने का बीजेपी को फायदा होगा। इनेलो और जेजेपी के साथ बीजेपी यदि चुनाव मैदान में होगी तो मुकाबला चतुष्कोणीय होगा, क्योंकि इसमें इनेलो भी साथ में होगी और जाट वोटों का इसमें बंटवारा होगा और बीजेपी के लिए जीत की राह जो है वो आसान हो जाएगी। नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर बीजेपी ने ओबीसी सैनी वोट को भी साधने का प्रयास किया है। हरियाणा की राजनीति में कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी समुदाय के बड़े नेता हैं और उनकी काट के लिए ही बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को आगे बढ़ाया है। कुरुक्षेत्र से ही नायाब सिंह सैनी ने पिछला लोकसभा चुनाव जीता था और 4 लाख के बड़े अंतर से जीता था। तो एक जो सैनी समाज है, सैनी समाज में इनका एक बड़ा कद है और शायद बीजेपी ने यह मौका इसीलिए दिया है। मतलब यह कि बीजेपी का ये मूव जो है वो बड़ा ही कैलकुलेटिव है। इस मूव से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के जातीय समीकरण को भी साधा गया है और हर वोट, हर समुदाय और हर वर्ग का ध्यान रख करके ये समीकरण जो है वो बनाया गया है। जाट और नॉन जाट के बीच के चक्कर काटती हरियाणा की जो राजनीति है, उसमें जीत की गोटी सेट करना जो है वो आसान नहीं होता। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने चेहरा बदलकर न सिर्फ संगठन की नाराजगी दूर की है, बल्कि वोट बैंक को भी साधने का प्रयास किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना जरूरी था। क्या यह बदलाव विधानसभा चुनाव को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए किया गया है। क्या क्षेत्रीय छतरपों को केंद्र की राजनीति में लाने के फार्मूले के पीछे बीजेपी की कुछ अलग रणनीति है। इस पर भी करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे जो तीनों पार्टियों से होंगे। उसके अलावा हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा भी होंगे, करेंगे उनसे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में बिना किसी शोर शराबे के भारी बदलाव कर दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया, जिसके बाद जेजेपी की सरकार से बाहर जाना भी तय है। आपको बता दें, 90 सीट वाली हरियाणा में बीजेपी के 41, कांग्रेस के 31, जेजेपी के 10, इंडियन नेशनल लोक दल के 1, हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 और निर्दलीय के कुल 7 विधायक हैं। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार को 57 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। इन 57 विधायकों में जेजेपी के 10 सहित हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 और 5 निर्दलीय विधायक शामिल थे।
वर्तमान समय में जब बीजेपी राज्य में जेजेपी से दूरी बनाई हुई है, तो सैनी की अगुवाई में सरकार को बीजेपी के 41 विधायकों के साथ 6 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सदन में विधायकों की कुल संख्या 48 होती है, जो बहुमत की संख्या से ज्यादा है। राजनीति को करीब से जानने वालों के अनुसार बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव में उतारने का मन बना लिया है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि खट्टर के सांसदीय बिगुल फूंकने पर हरियाणा की सत्ता में क्या बदलाव देखने को मिलता है। सुदर्शन न्यूज डेस्क, दिल्ली। तो लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ये बदलाव, भारी बदलाव, असर केवल लोकसभा चुनाव पे होगा या जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी इसका असर होगा? बीजेपी ने क्या सोच के ये रणनीति बनाई है? चेहरा बदलने के लिए जो मांग थी वो पार्टी के भीतर से पहले से भी की जा रही थी, विरोध भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद सब चीज ऐसा लग रहा था कि सेटल हो गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर है वो उन्होंने सब चीज सेट कर लिया है और अब सब चीज स्मूथली चल रहा है। लेकिन आज सुबह से जो खबर आई उसके बाद शाम आते आते सारा कुछ बदल गया। हालांकि चर्चा जो हुई थी वो शुरू वो जेजेपी को गठबंधन में रखा जाए या नहीं रखा जाए इसको लेकर के शुरू हुई थी, लेकिन चेहरा बदलने के साथ ये चर्चा खत्म हुई। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ ओंकार सिंह आईएनएलडी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, किशन धूल बीजेपी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कमल हांडा कांग्रेस की तरफ से, और हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पे अच्छी समझ रखते हैं और हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं किशन धूल से करना चाहूँगा। किशन जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जी मुकेश जी, मिल रही है आवाज़। हाँ जी, किशन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बदलाव अचानक किया गया है, ये जो अचानक देखने को मिला, और सुबह में जब हम लोग लोगों से बात कर रहे थे, जो सुबह में हम लोग अक्सर करते हैं, सारे पत्रकार करते हैं, तो अचानक पता चला करीब 8 साढ़े 8 के बीच में कि कुछ होने जा रहा है। जेजेपी को शायद जो है सरकार से गठबंधन से बाहर करेगी और अकेले बीजेपी अपनी बूते सरकार बनाएगी। वहाँ पे मुख्यमंत्री बदलने का कोई जिक्र नहीं था उसमें, लेकिन शाम आते आते सारी चीज़ें साफ हो गई। अचानक चेहरा बदलने की ज़रूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। जेजेपी के साथ तो परसों रात को ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उनको ये स्पष्ट कर दिया गया था, और पिछले 1 साल से जब से लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं प्रदेश में, तब भी हमने हर बार ये कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और हमने ये भी कहा कि हमारा जो समझौता था वो पोस्ट इलेक्शन का अलायंस था। बिल्कुल। तो उसमें किसी भी रूप में ये समझौते की बात नहीं थी कि हम चुनाव में समझौते के साथ 1 सीट उनको दे करके जाएंगे। तो हमारी पार्टी का निर्णय स्पष्ट था। अब जेजेपी के लिए ये मुश्किल घड़ी आ पड़ी कि उनके मुंह में जैसे सांप के मुंह में छछूंदर आता है, वो पोजीशन उनकी हो गई थी कि किसी भी रूप में अगर वो हमारे को समर्थन दे करके चुनाव लड़ेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और डिप्टी सीएम रहते अगर वो भाजपा के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट खड़े करके चुनाव लड़ेंगे तो भी उनके लिए विकट स्थिति थी। तो इस उन्होंने सरकार का फैसला हमने उन पर छोड़ दी, और हमें तो पहले से ही 10 के लिए पिछले 1-1.5 साल से तैयारियां चल रही। बिल्कुल किशन जी, ये तो देखिए, ये जो बात आपने कही, ये बात मैं उम्मीद कर रहा था जो हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ये कहते कि क्यों टूटा, क्योंकि मेरा सवाल आपसे था कि अचानक चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, केंद्रीय संगठन को ये लगा कि मनोहर जी को अब ऊपर केंद्र में जरूरत है, किसी बड़े मंत्रालय को संभालने जा रहे हैं वो, तो अब केंद्र में उनको लोकसभा लड़ाएंगे, तो लोकसभा जब लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ भी कोई बदलाव होंगे। और बदलाव कौन से होंगे? बदलाव यही होंगे, हम लोग जो है मुख्यमंत्री नया लेकर के आएंगे। तो नायब के तौर पर हरियाणा प्रदेश को बहुत अच्छा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मिला है, बिल्कुल, तो जिसमें मुख्यमंत्री बनने साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। और 9 साल के कार्यकाल को हरियाणा में बुलाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने जो सरकार किया है, जो पार्टी के लिए किया है, जो कार्यकर्ताओं के लिए किया है, उसमें हरियाणा जो है वो तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ कमल हांडा जी हैं, सुन रही हैं आपको।
कमल जी, क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास में है, बीजेपी की तैयारी भी मजबूत है, ऊपर से एक कैंडिडेट और जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में आपको मिलने वाला है, करनाल से मिले, कुरुक्षेत्र से मिले, कहीं से मिले, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी का लोकसभा चुनाव लड़ना जो है वो तय माना जा रहा है। कांग्रेस को कौन सी चुनौती, क्या जो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो बीजेपी थी वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो चुनौती ज़्यादा आसान थी, या ये जो नई चीज़ है कि आपको लगता है कि इनसे जो है आपकी जो चुनौती है वो आसान है? नायब सिंह सैनी चूंकि नए हैं और कांग्रेस को फाइट में जो है थोड़ी आसानी होगी। शंकर जी को नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, जनता को सादर नमस्कार। ये मेरा शिष्टाचार है। वो लाख कह दे वो आसमां है जमी है, वो लाख कह दे वो आसमां है जमी है, मगर उसे तो खबर है कि वो कुछ भी नहीं है। चिरागों का घराना चल रहा है, चिरागों का घराना चल रहा है, हवा में दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो खैर कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं, इनफैक्ट कांग्रेस की से घबरा कर ही इन्होंने ये सारे काम किए हैं कि चेहरा बदला इन्होंने, और जेजेपी की जो सारी नौटंकी चल रही है, मैंने कहा ना नाटक पुराना चल रहा है, तो जो नौटंकी चल रही है कि दुष्यंत चौटाला मिले नड्डा जी से, उन्होंने वो मांगी लोकसभा की सीट, उनको मना कर दिया गया एंड ऑल दैट। ये सब जो है एक इन्होंने, वैसे भी इनका जो गठजोड़ था या ठग जोड़ मैं कहूंगी, वो कंट्रेक्चुअल मैरिज की तरह था, ठीक है, कि मतलब की बात थी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के दादाजी भी जेल में थे और उनके पिताजी भी जेल में थे, तो उनको था पहले सत्ता ले लूं, फिर उसके बाद मलाई भी खूब खाई, 13 मंत्रालय उनको मिले मलाईदार। तो मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगी कि खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया है और आप कहते हैं कि वो केंद्र से, मतलब उनका लोकसभा का चुनाव लड़ना तय है, शायद केंद्र में जाएंगे। तो ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि केंद्र में सारे रबड़ स्टैम्प्स ही बैठे हैं, किसी की मजाल नहीं कि तानाशाह से कोई सवाल पूछ ले। ठीक है जी, हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जो उन्होंने 3 महीने पहले ही ये घोषणा कर दी थी सिरसा में कि ऐसा कुछ खेल चल रहा है। तो ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये स्क्रिप्टेड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस से घबराए हुए हैं। उन्हें सारी ये स्क्रिप्ट तैयार पहले ही कर रखी थी, जो ये तो कांग्रेस को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से घबरा करके बीजेपी ने ऐसा किया है, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस के लिए टफ फायदा होगा? ये देखो मैं बता रही हूँ, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और बीच में मत टोकना आप। ये जो है ना, क्या कहते हैं आपकी जजपा, भाजपा और इनेलो वगैरह, आपने ही बताया अभी, INLD का तो मुझे पता भी नहीं था कि मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने तो अभी कहा नहीं कोई मिलके चुनाव। अरे आप रिकॉर्ड आप दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आपने बोला। अरे मैंने बोला चतुष्कोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय एक तरफ हो गए ना, हम तो एक तरफ है, बात खत्म करने। अरे नहीं, उसमें आप भी हैं भाई। अरे आप जब समझेंगे नहीं तो समझाऊं भाई, आपके चक्कर में अपने दर्शकों को मैं थोड़ी कंफ्यूजन में रखूंगा। आप जब समझे नहीं, मैंने कहा नहीं भाई इनेलो, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी चुनाव में साथ लड़ेगी चुनाव, तो चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, मैंने ये कहा। आप सब सीधी सी बात, बोल रहे हैं आप, अपनी ज़बान का भरोसा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अभी त्रिकोणीय बोल रहे थे, अभी चतुष्कोणीय बोल रहे हैं। मेरी बात खत्म करने दीजिए। कृष्ण ढुल को आपने बोलने दिया, मुझे भी लेट मी आल्सो फिनिश। दीपेंद्र हुड्डा जी ने 3 महीने पहले ही सिरसा में कह दिया था कि ऐसा कुछ नाटक चल रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कि फिलहाल दिखा रहे हैं कि जेजेपी अलग है क्योंकि उसने 2 लोकसभा की सीट मांगी, लेकिन एक्चुअल में ये ड्रामा है। ये उसको जेजेपी को भी 10 सीटों पे उतारेंगे, जो कि वोट कटवा पार्टी के रूप में सिद्ध होगी, उनकी जमानतें जब्त होंगी, मैं बता दूं। मैं नंबर 1 बिना तलाक के ये बिछोह का मजा ले रहे हैं, बिना तलाक के बिछोह का मजा ले रहे हैं। और 1-2 बातें और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, जरा मुझे बोलने दीजिएगा। कि ये सब जो किया जा रहा है, चाहे वो गुड़गांव की वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे वो CAA सडनली आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहां से आ गया है, वो सब ध्यान भटकाने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ पब्लिक का ध्यान ना जाए। क्योंकि कल चित्रा त्रिपाठी ने क्या किया, ढुल जी चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोली थी। कल 1.5 घंटा चित्रा त्रिपाठी ने टीवी पर ये चलाए रखा कि प्रधानमंत्री जी बस अभी संबोधित करेंगे, 1.5 घंटा निकल गया, लेकिन PM नहीं आए चैनल पर। वो वैसे भी कहाँ आते हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ठीक है, अब आपके लिए राह आसान हो गया है। ठीक है, आप अपनी जमानत बचाने की तैयारी कीजिए, और आपको लगता है कि इससे उनकी INLD और जेजेपी की जमानत जब्त होगी, अपनी जमानत बचाए, उसकी ये करें, चिंता करें। आप अपनी पार्टी की चिंता करें ना, ओंकार सिंह हमारे साथ है। चिंता करें ना,
बीजेपी मैं सब अपनी अपनी करें ना चिंता, चले सब अपनी अपनी चिंता करें। ओंकार सिंह ठीक है अब बीच में मत बोलिए, सबको मौका दीजिए। ठीक है ओंकार सिंह जी प्लीज, किशन जी, कमल हांडा जी प्लीज, मैं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, इस पूरे मूव को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पूरे मूव को आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस जी? मुकेश जी, आज प्रदेश की प्रत्येक जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति मौजूदा सरकार की नीतियों से और कार्यप्रणाली से परेशान। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पेपर लीक, इन पांचों मामलों में प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। और प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र, इन दोनों से प्रत्येक व्यक्ति लाइनों में लगा। ये इनके ऊपर की लीडरशिप को पता लग चुका कि हरियाणा में बीजेपी का बंटाधार है। इन्होंने अपनी एक नई कोशिश करी है ताकि जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसे चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं होती। नेता तो वही रहेंगे, पॉलिसी भी वही रहेंगी, कार्यप्रणाली भी वही रहेगी। पोर्टल खेल रही थी सरकार, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि चेहरा बदल के हम जनता को गुमराह कर लें। अगर ऐसे हो सकता हो, 4.5 साल ये और 5 साल पहले 9.5 साल जनता के डंडे मारे, और अब लास्ट के 6-7 महीने अगर चेहरा बदल के ऐसे अगर बात बनने लग जाए, फिर तो प्रत्येक पार्टी क्या करेगी? पहले 4.5 साल जनता के डंडे मारेगी, हर एक जगह मनमानी। कोई इन्होंने जनता की राय ओंकार जी ये जो फार्मूला बीजेपी का है, ये तो सफल फार्मूला है, पहले भी आजमाया जा चुका है। गुजरात में ये फार्मूला आजमाया था, गुजरात में ये फार्मूला आजमाया, उसके बाद चुनाव जीत करके आई वहां पे, तो ये तो फार्मूला आजमाया हुआ है, इसलिए उन्होंने यहाँ भी आजमाया। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं जरूर बोलेंगे मुकेश जी, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है ठीक है पूरी कीजिए। अगर ये फार्मूला आजमाया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता तो फिर बेवकूफ होगी ना। जितना मर्जी उसको पीटो, जितनी मर्जी गंदी पॉलिसियां ले आओ, उसके ऊपर परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र के बारे में एक बात कहूंगा फिर खत्म करूंगा। 72 लाख परिवार पहचान पत्र, 84 लाख त्रुटियां, 47 लाख प्रॉपर्टी आईडी, सारी गलत। पहले जनता को दुखी करो, फिर चेहरा बदल दो। तो भाई तो आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए ना, आप लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा? आप लोग फायदा उठाइए ना। आप जब जाते हैं जनता के बीच में तो जनता कन्विंस नहीं होती ना आपसे। जमाना बदल गया, आप जो कह रहे हैं ओंकार जी, जनता को भी मानना चाहिए ना। जनता को आप लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन जनता को तो कोई कुछ दिख नहीं रहा। वो तो चुनाव तो ठीक है, तो चुनाव में देख लेंगे ना, वो चुनाव में देखेंगे बीजेपी। देखिए हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है ओंकार जी, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति है और हर एक पार्टी बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। आप अपनी बनाइए, आप अगर लग रहा है कि ये कमी है तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है हरिराम के पास, मैं हरिराम के पास, ठीक है मैं हरिराम के पास हूँ। हरिराम, आपने तीनों प्रवक्ताओं को भी सुना और उसके बाद हरियाणा की राजनीति को भी आप समझते हैं, लगातार कवर भी कर रहे हैं। ये जो मूव हुआ है अचानक, 2 चीजें हुई, एक तो जेजेपी को बाहर किया गया और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव को देखते हुए मैं चाहूँगा आपका आकलन क्या है, क्या बीजेपी को फायदा होगा और ये चेहरा बदलने की जरूरत क्यों हुई? धूल साहब से मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी के हिसाब से ही चलेंगे, मजबूरी है उनकी। जरा आप बताएंगे चेहरा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, वजह जान पड़ती है कि बीजेपी जो है ओबीसी चेहरे के नाम पर चुनाव में जाना चाहती थी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मोदी शाह की जो है एक लंबे समय से रणनीति है कि वो देशों के नेतृत्व को ज्यादा से ज्यादा वर्ग के हाथ में दे। इसके लिए उन्हें एक कैपेबल नेतृत्व के तौर पे डेवलप करना था। मुझे लगता है कि जो आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया गया है, ऐसा जान नहीं पड़ता है। तकरीबन इसकी रणनीति आपकी आवाज इको हो रही है। हरिराम आपका ऑडियो इको हो रहा है। आप जरा एक बार सिस्टम, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार ऑडियो ठीक करें। और मैं किशन जी के पास जाना चाहूंगा, किशन जी कुछ बोल रहे थे। किशन धूल जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैंने ये कहा मुकेश भाई, कमल हांडा बहन जी बहुत जोर शोर से बता रही थी बातें कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने, आपको ध्यान होगा हमने इसी चैनलों पर चर्चा की है कि किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टो बना दिया था 5 पॉइंटों का, और शैलजा जी ने यह कहा कि उनको अधिकार ही नहीं है मैनिफेस्टो बनाने का। और ये लोग तो आज इनसे पूछ लो कि पार्टी में इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये 4 चेहरों के अलावा 5वें आदमी का नाम बता दे तो। हमारी पार्टी में लोकतंत्र नाम की पार्टी है, लोकतंत्र का सम्मान करने वाली पार्टी है। कल तक कोई आदमी ये बता भी नहीं पाएगा कि नायब सैनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाली, कार्यकर्ता का सम्मान करने वाली ये पार्टी है। ओंकार जी ने कहा कि पता नहीं कितने 72 लाख कुछ बढ़ा करके 34 लाख त्रुटियां, मतलब 84 लाख, ये ओम प्रकाश चौटाला जी किया करते थे, उल्टे सीधे आंकड़े कागज पर आकर के दिखा करके, कुछ भी कागज को बना करके। और इनके पास तो है कुछ नहीं, जीरो है, नील बटा सन्नाटा। एक विधायक है एमपी की, आज तक इन्होंने अपने बलबूते पर एक बार सीट नहीं जीती, आज तक का रिकॉर्ड है इनका ये। जब भी आए हैं समझौते के साथ जीत करके कभी लोकसभा में, आगे तो आगे, नहीं तो कहां इनका पल्ला कुछ है। और रही बात इस बात की कि कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है ये इस बात का कि उनको समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। वहां दीपेंद्र हुड्डा जी को अभी आपने पिछले दिनों सुबकते हुए देखा था झज्जर में, और वो रो रही थी, कौन, इनकी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, वो रोने लगी कि हमारे साथ धोखा हो गया। अरे धोखा जनता के परिणाम को, लोकतंत्र के परिणाम को तो ये धोखा बता रही है। आप देखो ना किस प्रकार की तानाशाही है। बहन शैलजा को राज्यसभा बनाना था तो इन लोगों ने अपने हारे हुए बेटे को राज्यसभा भेज दिया। जब बेचारे अशोक तंवर को लाठियां मारी, एफआईआर दर्ज करा दी, उसकी बेचारे की सुनवाई हुई नहीं। तो किस प्रकार की बात करते हो। वीरेंद्र सिंह के आने से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बड़ा हमारे पास से छोड़ करके, जैसे ही वीरेंद्र सिंह का बेटा गया है, 2-4 दिन बाद वीरेंद्र सिंह चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इनको लगता है एक और आदमी आ गया मुख्यमंत्री का दावेदार। तो असुरक्षित की भावना, असुरक्षा की भावना तो कांग्रेस के अंदर है। 10 सालों से, पिछले 12 सालों से, 20 सालों से संगठन नाम की इनके पास चीज नहीं, जिलाध्यक्ष इनके पास नहीं, संगठन की इकाई इनके पास नहीं, सिवाय और सिवाय आपस की लड़ाई, आपस के झगड़े, कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, हरिराम का ऑडियो अगर ठीक हो गया तो कार्यकर्ताओं के साथ रह करके हमने लोकसभा में बूथ तक, पन्ना तक काम कर लिया है। शक्ति केंद्रों के पास जाकर के हमने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। बिल्कुल और आज आपके ठीक है, आप संगठन के मामले में 10 सीटें हरियाणा में जीत के जा रहे हैं। ठीक है, मैं कमल जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले हरिराम जी अपनी बात पूरी करेंगे। हरिराम, अगर ऑडियो ठीक हो गया तो अपनी बात पूरी करें। देखिए मुकेश जी, जहां तक हरियाणा की राजनीति की बात करें तो सीधे शब्दों में बीजेपी और जो बाकी पार्टियां हैं उनमें एक अंतर जो राजनीति का देखा जाता है, जाट वर्सेस गैर जाट की। इसी तर्ज पे जो है हरियाणा की राजनीति होती रही है। बीजेपी को शुरू से ही गैर जाट की पार्टी माना जाता रहा है, और संभवतः जो ये फैसला लिया गया है वो उसकी धुरी जो है वो इसी बिना पर है। अब आती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी तो गैर जाट ही थे, फिर उन्हें हटाया क्यों गया। बीजेपी के पास जो है सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो ओबीसी जाना चाहती थी, और एक ऐसे नेता के साथ जाना चाहती थी जो कि ग्रामीण परिवेश से हो। मुख्यमंत्री ऐसे समाज से आते हैं जो कि शहरी बहुल क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से हरियाणा में पिछले दिनों आंदोलन हुए, ग्रामीण किसानों के आंदोलन हुए, और तमाम तरह के ग्रामीणों में जो एक असंतोष सा नजर आ रहा था, उसको काटने की रणनीति के तौर पे जो है इस फैसले को देखता है कि जो आला कमान है बीजेपी का, उसने एक ऐसे नेतृत्व को चुना है, मौका दिया है जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आता है, और जिसके पीछे जो है ग्रामीण परिवेश नजर आता है, वो अगड़ी जाति से संगठन की नाराजगी, क्या संगठन की नाराजगी इसकी एक वजह है? क्योंकि संगठन में भी नाराजगी थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मौक़ों पे केंद्र के साथ जो है अपनी नाराजगी जो है जाहिर भी की थी, अपने एक तरीके से अपनी बात पहुंचाई थी केंद्र को। दूसरा टर्म जब मनोहर लाल खट्टर को दिया जा रहा था तो उस समय भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताई थी। तो क्या चुनाव के ऐन पहले संगठन बिल्कुल काम करे, दुरुस्त रहे, इसकी वजह से भी क्या संगठन को खुश करने के लिए, एकजुट करने के लिए भी माना जा सकता है कि यह फैसला किया गया? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि 1 साल पहले ही इसकी परिणति की शुरुआत हो चुकी थी, जब ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया और नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उस समय ही जो रिपोर्ट आई थी सरकार को लेकर के और जो आला कमान को भेजी गई थी, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी। संभवतः ये हो सकता है कि उस समय आला कमान को कोई उपयुक्त चेहरा नजर
नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसको कमान दे। आमतौर पे जो मोदी और शाह के जो फैसलों को लोग जानते हैं, वो अचानक तो मोदी साहब फैसले जरूर लेते हैं, लेकिन वो जो फैसले लेते हैं उसकी परिणति जो है तकरीबन काफी लंबे समय से बुनी जाती है और उसे एक धरातल पर ला करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो संभवतः ये नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जनता से रूबरू कराया गया, उनके जगह जगह। आपको मैं ये बता दूं, जब से नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कोई भी सांगठनिक काम उन्होंने नहीं किया है, केवल धन्यवाद रैली के अलावा। वो जहां भी गए हैं हरियाणा में, जहां भी उन कार्यकर्ताओं से मिले हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद धन्यवाद रैली ही उनकी हुई है। कोई संगठन को लेकर के बिल्कुल, तभी उनके मुख्यमंत्री के नाम शपथ लेने के बाद या जैसे ही नाम फाइनल हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीर जो पहले से लिया हुआ था उसकी एक तरीके से बाढ़ आ गई। आज मैं देख रहा था तो तस्वीर की बाढ़ है, सब लोग मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीर साझा कर रहे थे, जबकि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब जा रहे थे धन्यवाद देने के लिए जनता को, उस समय की वो तस्वीरें थी और कितने सहज थे, सुलभ थे और लोगों से मिलने जुलने वाले थे। और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि उनका चयन किया गया। और चर्चा में से जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले कमल हांडा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। कमल जी आवाज आ रही है तो अपनी बात पूरी करें। मैं बता देती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा, वैसे जब से राहुल जी ने जनगणना का कहा, सेंसस का उन्होंने बोला है, तब से मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए उनको लगा कि एक मतलब बैकवर्ड क्लास का जो है मैं सीएम बना दूं यहाँ पर, जो हरियाणा में जो उन्होंने काम कर भी दिया। तो केंद्र में जाएंगे, जैसा कि आपके इन्हीं से सुन रही थी कृष्ण ढुल जी से, केंद्र में जाएंगे वो, तो केंद्र में तो वैसे भी रबड़ स्टैंप चाहिए, एक रबड़ स्टैंप और चली जाएगी। और आपने कहा कि हम जनता को समझा नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि अंधभक्ति का चश्मा जिसने पहना उनको नजर नहीं आ रहा होगा कि जनता कितनी धरने प्रदर्शन पर बैठी है, चाहे वो किसान है, उनके साथ एक क्रूअल मिनिस्टर इनके मनोहर लाल खट्टर जी, क्रूअल एंड क्रूड मिनिस्टर आयल से, जिसने किसानों पर गोलियां चलवाई, छर्रे चलवाए, 7 लेयर बैरिकेडिंग की। इतनी बैरिकेडिंग अगर इन्होंने चाइना बॉर्डर पे करी होती तो चाइना हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ना खींचना, ना ही हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ मैं कि ये जालिम 26 अगस्त को तो गौरव दिवस बताते हैं, मैं बड़ी हैरान हूँ इनके खट्टर मंत्री के ज्ञान पर। और दूसरा बताना चाहती हूँ कि जमुना पार जो छोड़ने गए थे वो तो गोदी में जाकर बैठ के बोलने दीजिएगा। कमल हांडा जी, ये जो आप पढ़ के देख के पढ़ के बोल रही है, ये नोट आपको पार्टी की तरफ से मिला है? जी नहीं, होमवर्क है, हैंड रिटन है। कैन यू सी दैट? अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा था, क्योंकि बार-बार आप पढ़ रहे हैं। पूछ लेना था ना, ये कृष्ण ढुल से भी पूछ लेना था, खाली मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? सबसे पूछिए फिर। और मैं हरे राम मिश्रा जी की बात ने हरे राम मिश्रा जी ने मेरी बात पर मोहर लगा दी कि ये प्रोग्राम नहीं, अच्छी बात है, तैयारी करके बैठना चाहिए। देखिए डिबेट में तैयारी करके आना चाहिए। देखिए आप इंटरप्ट कर देते हैं, फिर आप बार-बार आपके लिए बड़ा भारी हो जाएगा। बोल तो दूं, उनको चुप कराइए। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जेजेपी के एमएलए ये कहते थे कि जब किसानों का पिछला आंदोलन हुआ था, जब 750 किसानों की हत्या इस भाजपा सरकार ने करी और 4 किसान अभी मारे, तो वो कहते थे कि हमें लोहे के अंडरगारमेंट्स बनवा के जाना चाहिए, लोग हमें बीच में आने नहीं देंगे। आप कमल हांडा जी, ये जो बात कह रही है ना, ये आपत्तिजनक है, आप पे केस हो सकता है, बीजेपी केस। क्यों इसमें क्या केस आप बोल रही है 700 किसान को मारा और 4 को अभी मारा, बिल्कुल, क्योंकि काले कानून लाए गए, हत्यारी है सरकार। मैं बोल रही हूँ, क्या केस? आप मेरे को धमकी दे रहे हैं चैनल पर? नहीं, धमकी नहीं दे रहा, सुझाव दे रहा हूं मैं आपको। नहीं, सुझाव आप उनको दीजिए कि किसानों की सुने, जनता की बात सुने, जनता के बीच में जाए, ताकि ये नहीं कि लंबी तान के सो गए। चलो आप बोलो भाई, चलिए, ये आपके ऊपर है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कोई आदमी है आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के वायनाड भाग गया, अगर उसमें दम है तो लड़ाओ ना उत्तर प्रदेश से। के पास इन्होंने उसका नहीं ध्यान दिया। अभी पोरबंदर में आप ही का चैनल दिखा रहा है 400-450 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, अडानी पोर्ट पर ही पकड़े। जानते पोरबंदर गुजरात में है, 40,000 करोड़। तो भाई पकड़ा गया, ये अच्छी बात है ना। आपके यहाँ होता तो पकड़ा भी नहीं जाता, पकड़ में आ गई, अच्छी बात है ना। ये नहीं, सुन तो लीजिए ना, तो पकड़ में आ गई, अच्छी बात है ना। लेकिन रुका नहीं हरियाणा में। रुका कैसे नहीं, जब भी आता है पकड़ लिया जाता है। अरे सुन तो लीजिए, आप क्यों टोकते हैं कांग्रेसियों को? आप गलत आप बोलेंगे तो भाई टोकना पड़ेगा ना। नहीं, मैं टोक दूंगा जी, मैं टोक दूंगा। रुक जाओ, फिर मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि डिबेट खराब हो जाएगी। हरियाणा पहले मेरे पास सारे पॉइंट आपके, रुक जाओ। हरियाणा भी हो गया। हरियाणा में नशे की मार, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, और 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाता हुआ दिखाया जा रहा है। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि
इनके जो इन्होंने किसानों को कहते हैं, जैसे हरियाणा में टैकल किया, आप ही के शब्द थे ना मुकेश हाँ, कुमार हाँ, जी, हाँ, हाँ। जिस तरीके से हरियाणा में किसानों को टैकल किया, कमाल कर दी बात आपने ये कह के। मतलब आपका भी मुझे लगता है खाना वाना नहीं खाना चाहिए अगर आप भी किसानों के दुश्मन है तो। अन्नदाता है वो, याद रखिएगा इस चीज को। 4 किसान अभी भी किसने मारे कह गए। दिया कि अन्नदाता नहीं है? मैंने कहा क्या? हम भी अन्नदाता आपने मानते कहा हैं, ना, लेकिन जैसे किसान को ही टैकल किसान किया। कहा जाए ना। नहीं नहीं, किसान को आपने ही कहा ना किसान जैसे कहा किसान जाए। को टैकल, आपकी शब्दावली बहुत गलत थी। आपने कहा जैसे किसानों को टैकल किया। व्हाट डू यू मीन बाय अरे टैकलिंग? हम तो आप सुदर्शन के इतिहास को नहीं जानते। सुदर्शन जवान और किसान के साथ हमेशा रहा है। मुकेश भाई मैं एक बार जवाब दूं। हाँ ठीक है, मुकेश जी, मैं कहता हूं, चलिए हो गया मुझे उत्तर कमल जी, देना। कमल जी आपका हो गया। अब मेरे को टोकते बहुत है, उनको भी टोकना अब। ठीक है, उस तरीके की बात देना करेंगे तो प्लीज। टोकेंगे हम इनको भी। नहीं, चलिए, आप उनका एजेंडा तो चलाते हैं। किसान भाजपा का किसान मैं ढूंढ पूछती हूँ आपके चैनल पर। अभी तो देखिए, आप मेरी मुकेश तारीफ भाई। कर रही थी जब मैंने उनको पूछा था जी भाई चेहरा क्यों बदला था, अभी तब तारीफ कर मैंने रही थी। तारीफ नहीं की। नहीं नहीं, आपने मैंने कहा कहा बड़ा कि पूछ आपने लिया आपने। किसानों अब के- आपको ना, नहीं नहीं, अरे, आपके अरे, हिसाब आप से थोड़ी सुनिए, चलूंगा। सुनिए, कमल सुनिए, हांडा जी आपके सुनिए। हिसाब से आप थोड़ी भी- चलेगा चैनल। What about report चलिए ठीक करते है, जी हैं? सुन जाइए प्लीज। प्लीज। रिक्वेस्ट व्हाट अबाउट रिपोर्ट करते चलिए हैं? किशन जी जी। रिक्वेस्ट आपसे। देखो इन्होंने कहा कि अगर हम किसानों वाले बैरिकेड वहां लगाते तो चाइना बॉर्डर पर जमीन बच जाती। 1965 और 1971 में 1965 और 1971 में जो हुआ वो देश आज तक नहीं भूला। कितने लाख हेक्टेयर भूमि है वहां। कौन था तब प्रधानमंत्री? कौन था? बताती कौन हूँ। था? जवाब देंगे उसका? मानेंगे हाँ, कि हमने दूंगी। गलत कर रखा है? दूंगी हाँ जवाब, मैं सुनिए दूंगी जवाब। सुनिए मैं सुनिए दूंगी जवाब अब आपको। सुनिए। अरे सुन जाइए आपके आपको समय भी बीच में में नहीं बोलना जो चाहिए। हरियाणा मैं में जवाब हुआ, दूंगी आपको। रामपाल कांड हुआ, गोली चली, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में गोली चली, किसान मरे, झूठ। लोग मरे, तब कहां थे आप? कोई किसान नहीं तब मरा, कहां झूठ थे? बोल रहे अब हैं सुनिए, काउंटर मत करिए, काउंटर मत झूठ करिए। बोल मैं रहे बाद हैं। में कमल जी बाद में बोलिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ मैं बोलते उसके हैं। ओंकार हर जी के बात पास पे जाऊंगा। आप लोग काउंटर- आपस में ओंकार जी के पास, ओंकार जी भी जवाब देना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं नहीं, मेरी एक चीज और रहेगी भाई जी, एक चीज और रहेगी मुकेश। हाँ ये जो हाँ, ज्ञान और बोलो। बांटने की बात कर रहे थे, हाँ। दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में क्या कहा था? 2 किलो का आलू, 5 फीट की घिया। ये तो उनका दिमाग है। और ये पप्पू कहाँ घूम रहा है? रोड पे खाट पे बैठ के ट्रैक्टर चला रहा है। झूठ बोलो। ट्रैक्टर पे रख के आप तो खाट पे आलू बैठा डालो, है। सोना निकालने की बात कर रहे थे। ट्रक आलू पे डालो बैठ तो के सोना जम्मू निकलेगा, कश्मीर जा रहा प्रधानमंत्री बोल रहे है। थे। मैकेनिकों के साथ तानाशाह बैठ जो करके केंद्र क्या में कर रहा है? बैठे हैं। मैकेनिकों के साथ बैठ के साइकिल नहीं, चलाना आप सीख रहा उनको है। बताइए ना, आलू मोटरसाइकिल डालो, ठीक सोना करेगा। निकालो। अरे भाई अरे देश, भाई हमें भी तकनीक सुनिए बता दीजिए जो आपके आका ने बहन बोली, जी, सुन नरेंद्र मोदी जाइए, जी सुन ने जो जाइए। बोली। कमल जी आप हमने भी 700 कमल किसानों हांडा को नहीं कमल मारा। हांडा जी बीच में मत बोलिए हत्यारी प्लीज। आपकी सरकार है। नहीं, नहीं, आलू डालो, हत्यारे सोना आप निकालो, हो। वो भी बता दो भाई, कांग्रेस क्या ने टेक्निक है? किया है। ठीक है, मैं एक बार ओंकार जी के पास आऊँ। ओंकार जी, क्या इस बार अकेले लड़ेंगे या आपकी किसी से बात चल रही है? क्या महागठबंधन में तो आपको लिया नहीं गया, क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? और किस तरीके की तैयारी, बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी कहीं लड़ाई में दिख ही नहीं रही है। मुकेश जी, पहले तो मैं कहूंगा आपकी डिबेट बहुत बढ़िया डिबेट है। और डिबेट का मुद्दा तो यह है कि मुख्यमंत्री बदला गया, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन कहा आलू 2 फुट का और घिया 2 फुट की, ये बातें अच्छी नहीं लगती। सारे प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, अच्छी बातें करें, जनता देख रही है। आज प्रदेश की जनता का प्रत्येक वर्ग परेशान है और कितनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए जो बीजेपी ने निर्णय लिया, जेजेपी को बाहर करने का निर्णय लिया और अपना यहाँ से मुख्यमंत्री महोदय को बदले, इन समस्या की आप तो खुश हो गए ना, जेजेपी बाहर होगी। और दूसरी बात में आपने जो पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल की चर्चा नहीं है, देखिए हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जब से सत्ता में था, प्रत्येक वर्ग दुखी है। आप जनता के बीच में जाके चेक करो, इनकी क्या जनता में विश्वसनीयता है। आज जनता में विश्वसनीयता इस सरकार की खत्म हो चुकी थी। आज इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से जनता की विश्वसनीयता कायम नहीं होगी। आज प्रदेश में अगर देखा जाए, मैं मानता हूं इंडियन नेशनल लोकदल का मात्र एक विधायक है, लेकिन एक विधायक किन परिस्थितियों में बना ये आपको भी मालूम है। 2019 में पार्टी डिवाइड हो गई थी और एक मेजर शेयर जेजेपी के बाद चला गया था। अब जब चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की बात आती है, जनता के बीच में नीतियों की बात करता है कोई, तो उनको नजर आता है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियां सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आगे लेके जा रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा भी दिया। आज अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानने वाले वापिस इनालों में आ चुके हैं और आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हम अकेले इस टाइम सक्षम है। पहले भी इनालों अकेले ही लड़ी थी और अकेले 34 सीट भी आई थी, 19 सीट भी आई थी। ये तो परिस्थितियों वश हमारी ठीक है, एक सीट आप रहती। विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा था। विधानसभा की बात मैंने कि बाद में करूंगा। लोकसभा ठीक है, भी
ठीक है, आप तो अकेले लड़ेंगे ही, आपको लड़ना आपकी मजबूरी है, अकेले ही लड़ना पड़ेगा आपको। मैं ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हमारा पूरा संगठन है और बढ़िया साथी है हमारे पास। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और कम से कम 2 लोकसभा सीटें, पहले भी कह चुके हैं अभय चौटाला जी, कम से कम 2 लोकसभा सीटें जीतेंगे और बाकियों पर अपनी बहुत बढ़िया तरीके से उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और जहां तक संगठन की बात है, कम से कम 2 कहा है आपने, वरना लोग तो 10 के 10 कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 2, तो मुझे नहीं, देखिए नाम लीजिए ना, कौन 10 कहता है? भाजपा भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, नाम लीजिए सबका। कांग्रेस तो 10 का, बीजेपी के पास 10 के 10 है, तो कह रही है वो। आगे का डरे हुए ना। हरिराम, टाइम की कमी है, मैं हरिराम जी के पास एक बार जानूंगा। हरिराम, एक चीज जो कह रहे हैं कि अब खट्टर हो या सैनी जी हो, मोदी की गारंटी है, जब मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम से चल रहा है, मोदी की गारंटी है कि भाई 370 लाना है और 400 प्लस जो है वो जाना है। तो ये जो बदलाव किया गया, कि आपको लगता है कि लोकसभा के लिए नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है, क्योंकि जो करनाल की सीट है, चाहे कुरुक्षेत्र की सीट है, वहां से लड़वाना था मनोहर लाल खट्टर जी को, इसलिए फैसला जो है लग रहा है लोगों को कि लोकसभा के पहले किया गया, लेकिन दरअसल ये फैसला जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। हरिराम मुकेश, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो फैसला है ये विधानसभा चुनाव को लेकर के ज्यादा किया गया जान पड़ता है, क्योंकि ठीक ये उसी तरीके का फैसला है जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री 6 महीने विधानसभा के पहले ही बना दिया गया और उसके बाद जो है विधानसभा में वो जीत करके आए। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले का प्रभाव जो है लोकसभा में जरूर पड़ना है। और जो अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, एक तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति दिखा रही है, वो अब जाट वर्सेस गैर जाट में ये इलेक्शन पूरा, बिल्कुल जाट वर्सेस नॉन जाट की ये लड़ाई है, पहले भी थी और इसी के बीच में ये लड़ाई भी होगी और इस चुनाव का परिणाम भी उसी के आधार पे निकाला जाएगा। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। कमल हांडा जी, मैं माफी मांगते हुए आपसे प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा। कमल हांडा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे साथ किसल धूल जी थे आपका, हरिराम मिश्रा जी और ओंकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। बदलाव हो चुका है, चेहरे बदल चुके हैं, चुनाव सामने है। देखना यह है कि इस बदलाव का असर जो है विधानसभा पे पड़ता है या लोकसभा चुनाव में भी इसका कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि लोकसभा में तो मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पे ही पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। हरियाणा हो या तमिलनाडु, सभी जगह मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए चेहरा बदलने का लोकसभा में कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।